जहां कई क्षेत्रों में देखिए भारी बारिश हुई है और जिस वजह से ठनका गिरने से लोगों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक 3 महिला की मौत हुई है। रिंकू देवी, कुसमी देवी की मौत हुई है। बौंसी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 3 महिला समेत 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक ठनका की चपेट में आने से इन 3 महिलाओं की मौत हुई है और ये सभी एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। 7 लोग अभी झुलसे हुए हैं, जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। दरअसल सुइया थाना क्षेत्र के बोरा सुइया गांव में खेत में काम कर रही एक ही परिवार की 3 महिलाएं रिंकू देवी, कुसमी देवी और रेणु देवी की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना बौंसी थाना क्षेत्र के काजी कैरी और सिराय गांव में हुई, जहां सूफिया खातून और सुरेश यादव की भी वज्रपात की चपेट में आने से जान चली गई। खेत में काम करने के दौरान और 7 लोग भी इसकी चपेट में आकर जख्मी हो गए हैं। तो बांका से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि परिवार की 3 महिलाओं की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक गांव में 2 और लोगों की खबर है। आप लोग देख रहे हैं कि एक ही परिवार के 2 गोतनी और एक अपनी चचेरी गोतनी, तीनों महिलाएं खेत में काम कर रही थी और उसको जो खाना देने के लिए बच्चे आए और बच्चियां आई, वो 3 तो एक्सपायर हो गई वज्रपात से और एक बच्ची और बच्चियां दोनों घायल हो गए, जो यहाँ से बांका रेफर किया है सदर अस्पताल में। तो बड़ी खबर आपको बांका से बता रहे हैं और देखिए लगातार ये अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी मॉनसून के एक्टिव होने की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है और बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में ठनका की चपेट में आने से जान जा सकती है और ये दुखद खबर बांका सामने आई, जहां ठनका की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग अभी जख्मी बताए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। झारखंड में छात्रों का आंदोलन 18 दिन से जारी है और इस पर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक ये मुद्दा गरमाया हुआ है। 10 अगस्त को रांची में विधानसभा मार्च के दौरान जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, इसे लेकर राहुल गांधी ने गलत बताते हुए एक पोस्ट किया तो एनडीए नेता उन पर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रात के अंधेरे में छात्रों पर लाठी भांजती पुलिस की ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की, जिसे लेकर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। छात्रों का आरोप है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन ने भी लाठीचार्ज नहीं करने का भरोसा दिया था, पर अचानक रात में उन पर हमला कर दिया गया। कई लोगों को इस लाठीचार्ज में गंभीर चोटें आई हैं। छात्रों पर हुए इस लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्ष तो हेमंत सरकार को घेर ही रहा था। उन्हीं के सहयोगी राहुल गांधी ने भी इस कार्रवाई को गलत बताते हुए ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, झारखंड में विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है। बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और इनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करना चाहिए। रांची में हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी आलोचना करते हुए इसे बर्बरतापूर्ण करार दिया, तो जेडीयू सांसद संजय झा ने राहुल गांधी से झारखंड में सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग कर दी। वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है जेएमएम के साथ। तो कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के सरकार में जिस तरह से छात्रों की पिटाई हुई है, तो इसका मतलब यही है कि इनके छात्रों को मुद्दा से इनको कोई लेना देना नहीं है, न इनको पार्लियामेंट चलाने से मुद्दा है, इनको सिर्फ राजनीति करना था। राहुल गांधी भले ही पोस्ट पर लाठीचार्ज की निंदा कर रहे हैं, पर बीजेपी का आरोप है कि आलोचना दिखावटी है। वो छात्रों की समस्या का समाधान नहीं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी
जिस ढंग से झारखंड में छात्रों पर प्रहार हुआ है, अभी आप किसको बुड़बक बना रहे हो ये कह करके कि मैं छात्रों के साथ हूं? अगर छात्रों के साथ हो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार से विड्रॉ कांग्रेस करे, सरकार गिराए। ऐसे नहीं चलेगा। धर्मेंद्र इस्तीफा दो और सरकार झारखंड में बचा रहे। झारखंड में हुए लाठीचार्ज पर रांची से दिल्ली तक चीत्कार मची है। राहुल गांधी ने खुद इस कार्रवाई को गलत बताया, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों पर लाठी चलाने वाले हेमंत सरकार से समर्थन वापस लेगी कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और विपक्ष नेताओं ने जो स्थिति बनाई है वो ठीक नहीं है। झारखंड में छात्र आंदोलित हैं। क्या ये विषय देश के लिए प्रमुख नहीं है? दिल्ली में जब प्रदर्शन हुआ था तो विपक्ष के नेता उनके पास गए, लेकिन रांची में छात्र आंदोलन कर रहा है, उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। कांग्रेस पार्टी एवं विपक्ष के सदस्यों से हम ये जानना चाहेंगे कि जब दिल्ली में जब छात्र लोग जब सड़क पर आए तो पूरी प्रखरता के साथ विपक्ष के कई बड़े नेता उनके साथ गए, साथ खड़े हुए। लेकिन आज जब झारखंड में वही छात्र आंदोलन पर हैं, सड़क पर हैं, तो कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। तो ये दो तरफा सोच, ऐसा क्यों? क्या रांची में जो हो रहा है या जो झारखंड के छात्र सड़कों पर हैं और दिल्ली की घटना में जब आप एक तरफ से सड़कों पर आप भी आए, आप छात्रों के समर्थन में आए, तो वो विषय को आपने अलग माना। झारखंड में जो हो रहा है उस विषय को आप अलग क्यों मानते हैं? बदलते समय के साथ बिहार की राजधानी पटना भी पूरी तरह से बदला नजर आएगा, जैसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। राजधानी के बाहर चारों तरफ से पटना रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके बन जाने के बाद पटना न सिर्फ बदल जाएगा बल्कि जाम के साथ साथ आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। पटना शहर के चारों तरफ बन रही ये सड़कें बदलते बिहार की नई तस्वीर है। इन सड़कों को देख आपको दिल्ली एनसीआर या किसी मेट्रो सिटी की याद आ जाएगी, क्योंकि आने वाले 5 साल में पटना को लेकर जो कल्पना की गई है उसकी तस्वीर देख न सिर्फ आप हैरान होंगे बल्कि अपने पटना को देख आप गौरव का एहसास भी करेंगे। और ये सब होगा रिंग रोड पटना के निर्माण के बाद, जिसकी तैयारी तेज गति से चल रही है। दरअसल पटना रिंग रोड आधुनिक इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण होने वाला है। इसे राजधानी में यातायात के दबाव को कम करने और इलाके के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। रिंग रोड के निर्माण में करीब 19,000 करोड़ की राशि खर्च होनी है। पटना रिंग रोड की कुल लंबाई 150 किलोमीटर होगी और ये रिंग रोड विशाल ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कॉरिडोर भी होगा। कि पूरे पटना शहर के चारों बगल एक रिंग रोड बन रहा है और वो 150 किलोमीटर है, जो 19,000 करोड़ के लागत से बनना है और ये 8 पैकेज में बांटा गया है। पूरा शहर जो है चकचक करेगा, ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। पूरा शहर के चारों बगल जिस तरह आपका मैरिन ड्राइव हो उसी तरह लाइटनिंग होगा। पूरा लगेगा कि किसी बाहर के राज्य में या बाहर के देश में हम आ गए। पटना रिंग रोड का क्षेत्रफल 1,350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरेगी। रणनीतिक रूप से ये सड़क पटना, सारण, गया, अरवल, भोजपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिलों के बीच बिना किसी दिक्कत के कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिसमें प्रस्तावित सोनपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण लिंक भी शामिल है। जाहिर है पटना रिंग रोड निर्माण के बाद सिर्फ इसका फायदा पटना वालों को ही नहीं मिलेगा बल्कि बिहार की जनता को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। पटना रिंग रोड बनने से यातायात के दबाव से मुक्ति मिलेगी। रिंग रोड भारी वाणिज्यिक वाहनों और लंबी दूरी के ट्रैफिक को पटना शहर के बीचों बीच आने से रोकेगी। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच
सुगम आवागमन, रिंग रोड आर्थिक और औद्योगिक विकास का गवाह बनेगा। 1350 वर्ग किलोमीटर का रिंग रोड विकास के नए द्वार खोलेगी। माल ढुलाई में तेजी आएगी और परिवहन लागत में भी कमी होगी। सारण, वैशाली और बाहरी पटना में निवेश को आकर्षित करना आसान होगा। पुनपुन पिंडदान स्थल, वैशाली के धार्मिक सर्किट सहित आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पटना रिंग रोड केवल एक राजमार्ग नहीं है, यह विकसित बिहार के भविष्य का प्रवेश द्वार भी है। इस वक्त हमारे हाथ में है पटना रिंग रोड। जी हाँ, जिसके बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस वक्त जो देख रहे हैं बीच में हमारे जो उंगली दिखाई दे रही है, ये पटना है और पटना के ठीक चारों तरफ से रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है। यानी कि जो भी आप घेरा देख रहे हैं, ये चारों तरफ से ये होते होते ये पटना के बाहर चारों तरफ से रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है। नॉर्थ पटना रिंग रोड, पार्ट ऑफ पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पार्ट ऑफ आमद दरभंगा, कच्ची दरगाह बिदुपुर, रामनगर कच्ची दरगाह, कन्हौली रामनगर, कन्हौली शेरपुर। तो ये जो चारों तरफ से रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा, इस रिंग रोड के निर्माण के बाद राजधानी पटना की तस्वीर पूरी के तरीके से बदली रहेगी। कुछ ऐसे कदम हैं जो पटना रिंग रोड के निर्माण के बाद जाहिर तौर पे राजधानी पटना की तस्वीर पूरी तरीके से बदली रहेगी। तो जाहिर तौर पे ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आने वाले समय में आपको चारों तरफ पटना के ऐसे तस्वीर नजर आएगी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी SVU ने छापेमारी की है। 4 अलग अलग ठिकानों पर हुई इस कार्रवाई में अब तक 10 लाख रुपए नगद, लाखों रुपए के जेवर और जमीन से जुड़े कई दस्तावेज मिलने की बातें सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। की गड्डियां और जेवरों का ढेर, खुल गया भ्रष्टाचारी अभियंता का भेद। 6 मंजिला मकान और जमीन अपार। SVU के हत्थे कार्यपालक अभियंता हरेंद्र। भ्रष्टाचार पर होगी बड़ी मार, अब नहीं बचेगा कोई दागदार। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में लघु जल संसाधन विभाग के बांका प्रमंडल के पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के खिलाफ SVU ने बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में हरेंद्र कुमार के ठिकानों पर एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये अलग अलग जगहों पर छापेमारी की अलग अलग तस्वीरें हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी पटना से, जहां पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के जनक नंदिनी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 307 में जब SVU की टीम ने धावा बोला तो अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। फ्लैट में 10 लाख रुपए नकदी और भारी मात्रा में लाखों रुपए के जेवरात बरामद हुए। यहाँ पे लगभग 10 लाख रुपया नगद और गहना जेवर बरामद हुआ, जिसका आकलन किया जा रहा है। कागजातों का अध्ययन किया जा रहा है। विशेष जो है बाद में स्पष्ट किया जाएगा कि कितना बरामदगी हुई है और कौन कौन से कागजात मिले हैं। कार्रवाई का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। SVU की टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी। कहां हुई छापेमारी? पत्रकार नगर के जनक नंदिनी अपार्टमेंट में तलाशी, बेउर चौराहा में आलीशान 6 मंजिला मकान में तलाशी, वैशाली के सिमरवाड़ा उनके पैतृक आवास पर छापेमारी, बांका में कार्यालय और सरकारी आवास पर भी छापेमारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह अकूत संपत्ति के जरिए आलीशान और भव्य मकान खड़ा किया गया। साथ ही बरामद नोटों की गड्डियों को गिनते हुए विजिलेंस के अधिकारी नजर आ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के इस खेल की गवाही दे रहे हैं। इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का DA केस हुआ है, उसी में हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इनके अन्य जो आवास है, घर है, वैशाली और पटना, वहाँ भी छापेमारी हो रही है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ छापेमारी करने वाले थे। अभी तो कुछ ऐसा संदेश नहीं मिला है। अब क्या क्या बरामद हुआ उसे भी जान लीजिए। 10 लाख रुपए नगद बरामद किए गए, लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात मिले हैं, भारी मात्रा में जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज मिले। बेउर चौराहा में एक 6 मंजिला आलीशान मकान मिला।
वैशाली पैतृक आवास पर भव्य निर्माण के दस्तावेज। साफ है कि सरकार और जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही। एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामों का खुलासा हो रहा है। बहरहाल एसपीयू के हाथ लगे दस्तावेज और कैश से ये तय है कि कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बांका से नागेंद्र, हाजीपुर से प्रफुल्ल और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार में शराब तस्कर अपना धंधा चलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कैमूर में पुलिस ने ट्रक के तहखाने से हजारों लीटर शराब बरामद किया। जब्त शराब की कीमत 70 से 75 लाख बताई जा रही है। गोबर की खाद की बोरियों के बीच शराब की खेप देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। ट्रक के भीतर बने इस तहखाने को देख आप भी हैरान रह जाएंगे। ट्रक में गोबर की खाद की बोरियों के बीच तहखाना बना है और तहखाने में है शराब ही शराब। ट्रक में शराब की इस खेप को देखकर पुलिस की आंखें भी फटी की फटी रह गई, क्योंकि ट्रक में 4,815 लीटर शराब छिपा कर रखी गई थी, जिसकी कीमत 70 से 75 लाख रुपए बताई जा रही है। कैमूर पुलिस ने दिल्ली कोलकाता हाईवे स्थित समेकित जांच चौकी के उत्पाद चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी का पर्दाफाश किया। ये गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पंजाब से बिहार में शराब माफिया द्वारा लोग 14 चक्का ट्रक जो है घुसाने का ये लोग का प्रोग्राम था, और इसमें हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक PB 13 BB और 8166 नंबर की गाड़ी जो है, आपको एक तहखाना बना हुआ है जिसमें अवैध शराब लदा हुआ है। पंजाब से ट्रक में तहखाना बनाकर शराब बिहार लाई जा रही थी। शराब बरामद करने के बाद पुलिस ने ट्रक के चालक और खलासी को अरेस्ट कर लिया है। तस्करों ने शराब के कारोबारियों तक खेप पहुंचाने से पहले पहचान छिपाने के मकसद से बोतलों पर दर्ज बैच नंबर भी मिटा दिए थे। ट्रक में तहखाना बनाकर शराब तस्करी के खेल का खुलासा होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। बिहार में हर रोज शराब की खेप पकड़ी जाती है। सख्ती के बावजूद शराब की तस्करी जारी है। शराब तस्कर अलग अलग हथकंडे और पैंतरे अपनाकर शराब तस्करी में जुटे हैं। पुलिस के एक्शन के बाद शराब तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर आपको खगड़िया के गोगरी से दिखाते हैं, जहां जमालपुर में बने करोड़ों के आलीशान मकान में रहने वाले फर्जी IAS ऑफिसर मनीष गुप्ता पर अब पुलिस की दबिश बढ़ती जा रही है। पुलिस ने मनीष गुप्ता को जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले को लेकर खगड़िया SP ने SIT का गठन किया है। कभी इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी तो कभी IAS अधिकारी बनकर ठगी कर अकूत संपत्ति अर्जित जमा करने वाला मनीष गुप्ता की सच्चाई जैसे जैसे लोगों के बीच आ रही है, लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। मनीष गुप्ता के साथ पढ़ने वाले उसके दोस्त को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसका दोस्त IAS ऑफिसर नहीं है। करीब 5 साल पहले जब पता चला कि उसका दोस्त IAS बनकर खगड़िया अपने आलीशान घर पर पहुंचा, तो वो अपने बेटा की नौकरी दिलाने के लिए उसके घर पहुंचा। तब मनीष गुप्ता ने आश्वासन भी दिया। और आपको बताते चले कि गोगरी जमालपुर बाजार में स्थित इस आलीशान घर में कई रहस्य छिपे हुए हैं। इस घर में 50 से अधिक CCTV कैमरे लगे हुए हैं। पार्किंग में टेस्ला कार खड़ी है, जो भारत में नामचिन्ह लोगों के पास ही होती है। छापेमारी के बाद से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मनीष मेरा जो है ना क्लास फ्रेंड है। हाँ, भगवान हाई स्कूल से जो है ना साथ हम पढ़े। यहाँ इस स्कूल से लेके बुल्लीचंद से भगवान हाई स्कूल तक जो है ना साथे पढ़े थे। मेरा क्लास फ्रेंड था। IAS कब बन गया ये? IAS के बारे में हम जो है ना नए जानकारी बता सकते हैं, लेकिन लगभग 6-7 बरस पहले जो है ना हमको मालूम हुआ किसी के द्वारा कि IAS कंप्लीट कर गया है। गाजियाबाद में जो है ना अभी DM है, ऐसे चर्चा हम सुने, तो हम उससे आए थे मिलने के लिए। को हेल्प कर दीजिए, मेरा बच्चा जो है ना भंगट रहा है, कुछ से कुछ में इसको घुसा दीजिए। क्या बोला वो? बोला था कि जो है ना हम जो है ना अभी गाजियाबाद में DM रैंक में है, लेकिन कौन विभाग बताया था, परिवहन विभाग की कोई विभाग में अभी हम हैं, लेकिन अभी DM हम नहीं बने। अच्छा, ऐसे बोला। DM का चार्ज नहीं मिला। तो
वाकई में होनहार लड़का था और टॉपर लड़का था, ये बात हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। टॉपर लड़का था, उसका जोर देने वाला जो है ना पूरा भगवान हाई स्कूल में एक भी विद्यार्थी नहीं था। यही हो सकता है कि हमारे साथ भी छल कर रहा था, ये हमारे साथ की सरकार के साथ भी छल कर रहा था। खबर सासाराम से है, जहां 5 अगस्त को दिनारा के जोगिया में मजदूर की हत्या मामले में बिहार सरकार के सीआईडी की टीम आज जांच करने के लिए पहुंची। सीआईडी के डीआईजी जयंत कांत के नेतृत्व में ये टीम जोगिया मिल्की मनिहारी गांव का दौरा की, साथ ही पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई। बता दें 5 अगस्त को किसान अजीत तिवारी ने अपने ही मजदूर चंदेश्वर चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस मामले के बाद जमकर उपद्रव भी हुआ था। आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। पुलिस ने अजीत तिवारी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद से इलाके में काफी तनाव है। ऐसे में सीआईडी की टीम दिनारा पहुंचकर अपने स्तर से मामले की जांच शुरू कर चुकी है। हम जा रहे थे राशन लाने, तो चंद्रशेखर चौधरी कहला कि कहाँ जाता रहता, हमको जाती राशन लिया हो, तो कहता मैं चल ना अजीत कुमार तिवारी की छोड़ दिया था, नहीं कहीं चलो तो छोड़ दें और छोड़ कर अपने घर राशन लिया तो उसकी जाते जे उतरते जाते अजीत कुमार तिवारी गेटे पर हम करा के ध के कहना कि आ गिले चल 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 ले जाके आ सीधे हम करा के मार देता हूँ। कैसे? गोली से मार दिला। फिर जब आवाज सुनी, गोली की आवाज सुनी तो कहता चंद्रशेखर चौधरी के गोली लगी गिर गिरा बाहर आके दूसर का फायर मारे चल तो लागिल कुत्ता पर। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है। यहाँ पे जैसे इंसिडेंट हुआ था पुलिस टीम यहाँ पहुँच चुकी थी। पुलिस टीम पहुँचने के बाद में सभी तरीके से कोशिश ये की कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन। सर किन किन पहलू पर जांच हो रही है? मैं एक जवाब दूँ तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बाद में जो एफआईआर हुई है, एफआईआर के बाद में एविडेंस रिकॉर्ड करके आगे की कार्रवाई। खबर दरभंगा से है, जहां एक महिला होमगार्ड के पति सुनील कुमार शर्मा ने एसएसपी से शिकायत की थी कि उसने मजदूरी कर पत्नी को पढ़ाया, जिसके बाद 2025 में उसका चयन बिहार होमगार्ड में हो गया और मब्बी थाने में तैनाती के बाद वो थाना के चालक लाल बाबू के संपर्क में आकर उससे दूरी बनाने लगी। मामला तूल पकड़ने और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पत्नी वापस ससुराल लौट आई और परिवार के साथ रहने को राजी हो गई। वहीं महिला होमगार्ड ने पति के सभी आरोपों को खारिज करते हुए चालक को भाई बताया और कहा कि उसका कोई अवैध संबंध नहीं है। पढ़ाई लिखाई 8वीं से यहाँ तक पढ़ाई लिखाई नौकरी में शायद ये दौर बढ़ा किए, दिन रात किए। 12 बजे रात में हम इनको जो है फर्स्ट ड्यूटी वहाँ से हम लगवा के वहाँ से कम अपना घर आए। उस टाइम में कोई डर भय नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। तो इनके लिए इतना हम परेशान हुए। ये हमसे दूर जा रही है, ये बोल रही हमसे आप जो है हमें भूल जाइए, मोबाइल पे जो कोई नहीं जानता है। अब इनको बेकार लगता है, तो यही ना गलती की है। देखिए वो लाल बाबू पासवान जो है ना वो भाई जी है और मेरा उनका कोई ऐसा संबंध नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, हम लोग वहाँ पे कम से कम 20 से 25 दिन ड्यूटी किए थे और उसके बाद हम चले गए। और उनका जब तक हम ड्यूटी किए थे उसी टाइम हमको उनसे बातचीत हो रहा था ड्यूटी आवर बस। इसके अलावा उनके और हमारे बीच में कोई ऐसा कोई बात नहीं है। और दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां ससुराल में जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत हो गई है। मृतक हायाघाट थाना क्षेत्र के चकवा बासडी का रहने वाला नीतीश कुमार था। परिजनों के मुताबिक 27 जुलाई को नीतीश अपनी पत्नी और सास के बुलावे पर ससुराल गया था। वहां पहुंचने के कुछ देर बाद परिजनों को फोन कर बताया गया नीतीश ने जहरीला पदार्थ खा लिया है और उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। डीएमसीएच कहाँ? पोस्टमार्टम हुआ। किनकी बॉडी को लेके आए हैं? नीतीश कुमार। कौन है नीतीश कुमार? मेरा भाई है। क्या हुआ था नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार गया था ससुराल। कब? 4 दिन पहले ससुराल गया। उसके बाद वहाँ पे उसके साथ मारपीट हुआ। किसने मारा? ससुराल का ही आदमी। अच्छा। भाई यहाँ ससुराल गया था। कब ससुराल गया था? तो 27 तारीख को ससुराल गए थे। हाँ। उसके बाद शाम में हमको फोन किया उसके परिवार। 27 तारीख को ही शाम में फोन किया उसका परिवार? हाँ। क्या फोन किया? फोन किया कि ऐसे ऐसे दवाई खा लिया है। हाँ। समझे। उसके बाद हम बोले ठीक है हम आ रहे। उसके बाद फिर बोला ठीक है आप नहीं आइए, सर आइएगा। उसके बाद फिर 9 बजे हमको फोन किया है कि ऐसे ऐसे सीरियस बात है। उसके बाद हम गए हैं, उसको बोले थे परिवार को, उसको बोले हम डीएमसीएच में भर्ती करिए, हमारे यहाँ डॉक्टर यहाँ तब भर्ती कीजिए।
खबर बेतिया से है, जहां कुमार बाग से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स रेलवे ट्रैक के पास खड़े होकर फोन पर बात करता नजर आ रहा है और इसके बाद ट्रेन की ओर हाथ से इशारा करता है। दावा है कि शख्स के फोन करने के बाद ट्रेन रेलवे फाटक के बीच में रुक गई और कुछ यात्री उसमें सवार हो गए। हालांकि ट्रेन किस वजह से रुकी थी, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ये वीडियो कुमार बाग रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे फाटक की बताई जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रुक गई भाई, रुकेगी तो अब ये वीडियो जाएगा रेलवे में, रुक गई रेलवे मिनिस्ट्री में जाएगा ये वीडियो। अभी झंडा नहीं दिखाई है ना, रेड ना। अब ये देखिए यहाँ पे जो राज्यसभा में आज परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 392वीं रिपोर्ट जेडीयू सांसद संजय झा ने पेश की है, जिसका विषय है समावेशी, डिजिटल एवं सतत बस परिवहन को सक्षम बनाना। अगली पीढ़ी की गतिशीलता के लिए नीति, विनियमन एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी @मोर्ट इंडिया से संबंधित इस रिपोर्ट में देश में बस परिवहन को आधुनिक और जन केंद्रित बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और सुलभ, सुरक्षित तथा सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यवली में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 392 प्रतिवेदन समावेशी, डिजिटल एवं सतत बस परिवहन को सक्षम बनाना, अगली पीढ़ी की गतिशीलता के लिए नीति, विनियमन एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है की प्रति अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुत करता हूँ। और अगली खबर जमुई से है, जहां सदर अस्पताल में बने मदर शेड में कुव्यवस्था का आलम चरम पर है। बीमार नवजात के इलाज के लिए आने वाली माताओं और उनके परिजनों को टीन के शेड के नीचे ठहराना पड़ता है, जिसके चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है। शेड में लगे बेड की हालत बेहद दयनीय है। शौचालय और परिसर की नियमित सफाई नहीं होने के कारण महिलाओं में संक्रमण फैलने का गंभीर खतरा बना रहता है। एसएनसीयू वार्ड के बगल में मदर शेड का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। सदर अस्पताल परिसर में एसएनसीयू वार्ड है, जहां पर बीमार बच्चों का इलाज होता है। जो नवजात बच्चे बीमार होते हैं उनको इलाज करने के लिए यही एसएनसीयू वार्ड है। और एसएनसीयू वार्ड के ठीक बगल में देखा जाए तो एक शेड बना हुआ है, जहां पर उन माताओं की रहने की व्यवस्था की गई है जिनके बच्चे बीमार हैं और एसएनसीयू वार्ड में भर्ती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुव्यवस्था ही कुव्यवस्था है और परेशानी ही परेशानी है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जो माताओं को ठहरने के लिए जो बेड लगाया गया है, उस बेड की स्थिति देखा जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से लापरवाही की जा रही है। साफ सफाई के मामले में भी देखा जाए तो कचरा फैला हुआ है नीचे और आसपास चारों तरफ, लेकिन साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। हैरानी की बात है कि साफ सफाई के नाम पर भी यहाँ खर्च होता है और जो माँ है, महिलाएं हैं जिनके बच्चे यहाँ पर भर्ती हैं एसएनसीयू वार्ड में, वे लोग यहाँ पर रहते हैं। सर, यहाँ साफ सफाई नहीं होता है। बोले साफ सफाई करने के लिए तो झाड़ू देने वाली पूरा झगड़ा करने लगी। बोले कि आप हमें पैसा देते हैं। हम बोले सरकार दे रहे हैं ना पैसा, तो बोला कि सरकार देता है तो आप बोलने वाले कौन होते हैं? जिनका मतलब बड़ा ऑपरेशन से होता है ना, उनको ठहरने में थोड़ा बहुत परेशानी होती है ना, और मतलब माँ को बहुत परेशानी होती है। और हम लोग रात में एक दिन वहाँ पे ठहरे थे, उधर के साइड से बहुत सारा मच्छर आ रहा था जो कि उसकी माँ को पूरा काट रहा था। जरूरत होगी कि इस शेड को समुचित व्यवस्था दी जाए, साफ सफाई रखा जाए, ताकि जो बच्चे बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनकी माएँ यहाँ पर जो रह रही है, उन्हें भी सुविधा मिल सके। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।